भाग 5 में, ठीक है, पार्ट 5 में हमने कार्यपालिका पढ़ लिया, ठीक है, संघ की कार्यपालिका। और क्या पढ़ा है? संसद। संघ की कार्यपालिका में हमने राष्ट्रपति, ठीक है, मंत्री परिषद, महान्यायवादी और संसद अब पढ़ लिया। अब क्या रहता है? अब इसका पार्ट 2 रहता है, ठीक है, भाग अध्याय 2 किसका? भाग 5 में, ठीक है। आप अपनी उस कॉपी में देखो जहाँ पे लिख रखा है न्यायपालिका, कहाँ पे लिखी हुई है न्यायपालिका, ठीक है। बात ये नहीं कह रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ भाग 5 में, ठीक है, अध्याय पूरा का पूरा पार्ट है, फिर उसके चैप्टर हैं, ठीक है। भाग 5 के हमने कितने अध्याय लिखे थे, कितने चैप्टर लिखे थे? 4। पहला क्या लिखा था? संघ की कार्यपालिका। दूसरा क्या लिखा था? संसद। और तीसरा क्या लिखा था? न्यायपालिका। और उसके बाद कैग। तो ये क्या है? हम कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं इसका? चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं हम इसका, न्यायपालिका शुरू कर रहे हैं। भारत में जो न्यायपालिका है ना, आप इस तरह से समझ लो इसको, भारत की जो न्यायपालिका है, डेमोक्रेसी के 4 पिलर हैं, लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं। उन 4 स्तंभ में से एक स्तंभ ये है। 4 स्तंभों का पता है आप लोगों को? कौन से 4 स्तंभ होते हैं? ठीक है, कौन कौन से होंगे बताओ? नंबर 1, ठीक है, कार्यकारी या कार्यपालिका। आप कार्यपालिका लिख दो इसको। नंबर 2, विधायिका। नंबर 3, न्यायपालिका। और 4, प्रेस, ठीक है। ये 4 पिलर हैं, ठीक है। हमने करा था शुरू, आप ये लगा लो खत्म हो गया। ये हमने संसद थोड़ा बहुत कल पढ़ा है, आज हम ये वाली चीज़ पढ़ेंगे। इनमें काम पता आपको? इनके काम किस किस का काम क्या क्या है? विधायिका का काम है कानून बनाना, ठीक है। कार्यपालिका का काम उस कानून को लागू करना, और जो कानून बना है, जो कानून लागू करा गया है, वो संविधान के अनुसार है या संविधान का उल्लंघन कर रहा है, उसकी जांच करने का काम किसका है? न्यायपालिका, ठीक है। और प्रेस का काम क्या है? इन सब पे नज़र रखना। हम जो आम आदमी है, हमें इन सब के बारे में बातें बताना, ठीक है, हमें अवेयर रखना इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। एक तरह से इन सब पर प्रेशर बना रहता है इसका, प्रेस का, ठीक है। तो अभी हम न्यायपालिका पढ़ेंगे। तो न्यायपालिका जो है, भारत में जो न्यायपालिका है, ठीक है, इसकी 1-2 विशेषता है। वो विशेषता क्या है? एक तो ना भारतीय न्यायपालिका, ठीक है, स्वतंत्र है। स्वतंत्र न्यायपालिका का जिक्र करा गया है भाई भारत में, ठीक है। दूसरी इसकी विशेषता ये है कि ये एकीकृत है। एकीकृत का मतलब है इंटीग्रेटेड, ठीक है, एकीकृत। मतलब ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट अलग है, हाई कोर्ट अलग है, फिर नीचे वाली जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो अलग है। सारी की सारी एकीकृत है ये हमारी न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब है इसके ऊपर ना तो संसद का कोई अधिकार है, ठीक है, ये संसद के नियंत्रण में नहीं है, और ना ही हमारी जो कार्यपालिका, हमारी एग्जीक्यूटिव है, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री है, उनके किसी नियंत्रण में ये अपने काम ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट रूप से करती है, बिल्कुल आज़ाद रह करती है अपने सारे के सारे फैसले। इनके फैसलों में किसी तरह का कोई भेदभाव या किसी तरह का कोई दबाव नहीं होता है किसी का। तो ये स्वतंत्र न्यायपालिका और एकीकृत न्यायपालिका है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है? हमारी न्यायपालिका या हमारा न्यायपालिका जो है, स्वतंत्र न्यायपालिका का जो कॉन्सेप्ट है हमारे संविधान में, ये किस देश से लिया गया है? यूएसए से, ठीक है, यूएसए से। स्वतंत्र न्यायपालिका का जो कंसेप्ट है, ठीक है, ये वाला जो चीज़ है, ये हमें यूएसए से मिली है भाई। हमने यूएसए के संविधान से इसको अडॉप्ट करा हमने, ठीक है। इसके अलावा न्यायपालिका में मेनली हम कर रहे हैं कि भाई हम सुप्रीम कोर्ट शुरू करेंगे अभी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड अनुच्छेद हैं आर्टिकल 124 से लेके आर्टिकल 147। ये आर्टिकल हमने करने हैं, और ये सारे के सारे हम नहीं करेंगे। इसमें से जो हमारे लिए ज़रूरी है खाली वो आर्टिकल करेंगे हम, ठीक है। तो भारतीय संविधान में सबसे पहले, या भारत में जो ये सुप्रीम कोर्ट है, इसका सबसे पहले गठन कब हुआ? इसकी स्थापना कब हुई सबसे पहले? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का गठन सबसे पहले कब हुआ?
हम सुप्रीम कोर्ट ही पढ़ रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का सबसे पहले गठन कब हुआ? इसका गठन हुआ सबसे पहले, इसका गठन हुआ है, ठीक है, 1937 में, ठीक है, 19 अक्टूबर 1937। डेट मेरा एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, वो देख लेंगे हम, ठीक है, अक्टूबर 1937, ठीक है। इसमें क्या था, तब इसका नाम था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत का संघीय न्यायालय। फेडरल क्या क्या होता है, क्या स्पेलिंग होगी बताओ? सही है, ठीक है, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, संघीय न्यायालय, ठीक है। जब अंग्रेज थे यहाँ पे, हम अंग्रेजों के अधीन थे, तो तब ये कोर्ट बना था, ठीक है। उसी का जो है अब आगे जब हम आज़ाद हो गए, ठीक है, 28 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950 को इसी कोर्ट को चेंज कर दिया किसमें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। तो इसका उद्घाटन कब हुआ भाई हमारे सुप्रीम कोर्ट का? जो आज हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है ना, ये कब आया है अस्तित्व में? 28 जनवरी 1950 को, 28 जनवरी 1950 को। और भारतीय संविधान में इसका वर्णन कहाँ पर है? ठीक है, भाग 5 में, अध्याय 3, अनुच्छेद 124 से लेकर 147, अनुच्छेद 124 से लेकर 147, ठीक है। तो अनुच्छेद 124 में, इसमें भारतीय संसद में क्या आ गया, 124 हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल। इसमें कई सारी चीज़ें हैं। इसमें ये बताया गया है कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा, ठीक है, भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा, ठीक है, जो पहले तो सुप्रीम कोर्ट होगा जिसमें 1+7 न्यायाधीश होंगे भाई, या आप ये कह दो कि 1+7 न्यायाधीशों से मिलकर बना होगा, ठीक है, ये कोर्ट, ठीक है। 1 का मतलब यहाँ पे क्या है, मुख्य न्यायाधीश। 7 का मतलब यहाँ पे क्या है, अन्य न्यायाधीश। तो टोटल कितने न्यायाधीश हो गए हैं? 8 न्यायाधीश होंगे। जब हमारा सुप्रीम कोर्ट बना ना, ठीक है, हमारे संविधान में जिक्र ये है कि सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होंगे? 8 जज होंगे। उनमें से 1 मुख्य न्यायाधीश होगा और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे, ये बात कही गई है। और साथ में ये भी है कि संसद है ना, इनकी संख्या कम नहीं कर सकती है। इनका ये भी बात है कि संसद इनकी संख्या कम नहीं कर सकती है, किसी भी तरह से इनकी संख्या कम नहीं होगी भाई। मतलब 8 है तो ये 8 ही रहेंगे, पर इनकी संख्या साथ में कभी कोई नया भी लेके आके, नया प्रस्ताव ला के संसद में पास करके उसको, इनकी संख्या टाइम टू टाइम बढ़ाई जा सकती है। मतलब संख्या बढ़ाई जा सकती है, 7 से कम नहीं करी जा सकती। वर्तमान में कितने हैं भाई? वर्तमान में इनकी संख्या 34, ठीक है, 1 प्लस में 33, ठीक है, 1 प्लस में 33। वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट में जज हैं, इनकी संख्या कितनी है? ठीक है, 34 टोटल है, 34। 1 मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। ये हमने ध्यान रखना है कि आज कितनी है। जब हमारा सुप्रीम कोर्ट बना तब कितनी थी, आज कितनी है। और इस बीच में ये कई बार बदली गई है ये संख्या। जैसे 1950 के बाद 1956 में 8 + 3 कर दिए, ठीक है, 11 होगी। 1960 में, ठीक है, 14 होगी, फिर से 3 कर दिए। 1978 में, ठीक है, 18 कर दिए, ठीक है, 1978 में 18 कर दिए। 2008 में, ठीक है, 26 हो गई थी इनकी संख्या। 2008 में इनकी संख्या 26 हो गई थी, ठीक है। और अब भी इनकी संख्या जो है कितनी है, ठीक है, 31 से 34, ठीक है, 31 से 34 है। इससे पहले ये 31 थे, अब 34 है। तो हमने ये याद रखनी है कि अब कितने हैं? 34 है। इनकी संख्या कितनी है? अभी 34 है संख्या, ठीक है। इनकी नियुक्ति कौन करता है भाई? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति, ठीक है, राष्ट्रपति करता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पे, मुख्य न्यायाधीश की सलाह पे करता है भाई, ठीक है। मतलब राष्ट्रपति करता है। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे ना, सुप्रीम कोर्ट में कोई न्यायाधीश लगाना है तो उनकी नियुक्ति कौन करेगा? क्वेश्चन बस ये है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति।
पर राष्ट्रपति अपने विवेक से नहीं करता है, अपनी मर्जी से नहीं करता है। राष्ट्रपति को इनकी नियुक्ति करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा, मुख्य न्यायाधीश होगा, उसकी सलाह लेनी पड़ेगी भाई। ठीक है, ये मुख्य न्यायाधीश इसको सलाह देगा और ये जो सलाह देगा ये सलाह इसने माननी पड़ेगी, ये इसके लिए कंपलसरी है। ठीक है, जो भी सलाह मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को देगा कि भाई ABCD इस आदमी को आपको लगाना है यहाँ पे, तो वो उसको लगाना पड़ेगा, वो इसके लिए बाध्यकारी है, वो उसके लिए कंपलसरी है सलाह। ठीक है, और यही सिस्टम जो ना इसमें ये जो सलाह, फिर ये जो सलाह है ना, जो मुख्य न्यायाधीश की सलाह है, ठीक है, CJI की जो सलाह है, ये अकेले की इसकी भी सलाह नहीं होगी। ये भी नहीं है कि CJI अकेला ही सलाह दे देगा, अपनी मर्जी से किसी को कर देगा। तो इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट के 4 अन्य न्यायाधीशों से सलाह मशवरा करना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो ये क्या करेगा, आप बस ये बात समझो, क्या करना पड़ेगा इसको, सुप्रीम कोर्ट में जज लगाना है। ठीक है, कौन लगाएगा, राष्ट्रपति। ठीक है, किसके कहने पर लगाएगा, CJI के कहने पर, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा उसके कहने पर लगाएगा। पर CJI राष्ट्रपति को सलाह देने से पहले किससे पूछेगा, ठीक है, 4 अन्य न्यायाधीशों से, जो 4 वरिष्ठ अन्य न्यायाधीश होंगे, जो 4 सीनियर अन्य न्यायाधीश होंगे सुप्रीम कोर्ट के, उनसे पूछेगा और उनकी जो सलाह होगी और खुद की जो सलाह होगी वो मिला के राष्ट्रपति को बता देगा, फिर राष्ट्रपति उसको अपॉइंट कर देगा। ठीक है, राष्ट्रपति उनको लगा देगा, ठीक है भाई ये चीज़ है। और यही जो सिस्टम है ना, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जज लगाने का जो सिस्टम है, जजों की जो सलाह से ही जज लगाए जाते हैं, इसी को बोला जाता है कोलेजियम सिस्टम। ठीक है, कोलेजियम सिस्टम, जज लगाने की जो सलाह है यही है कोलेजियम सिस्टम। ठीक है, इसी को बोला जाता है। इसके अलग अलग हैं, कई बार फैसले आए इसमें, 2-3 फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट के इसमें अलग अलग टाइम पे हमारे लिए, पर वो जरूरी नहीं है कब क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बस आप ये ध्यान रख लो, ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट में जब भी कोई जज लगाना है तो उसकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। किसकी सलाह से करेगा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पे। और सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है, वो 4 अन्य न्यायाधीशों से पूछेगा, 4 अन्य न्यायाधीशों से पूछेगा, इनसे पूछ के तब वो सलाह देगा। ठीक है, और फिर वो सलाह राष्ट्रपति को माननी पड़ेगी। ठीक है, फिर वो सलाह राष्ट्रपति को माननी पड़ेगी। ठीक है, ये होगी इनकी नियुक्ति के बारे में। अगर इनमें 2 की मेजोरिटी आ जाए तब, 2 की मेजोरिटी मतलब 2 पे कोई एग्री हो, 1 पे एग्री, ये एग्री होना ही पड़ेगा इनको। ठीक है, ये इसमें डिसएग्री की बात नहीं है, सारा का सारा पूर्ण बहुमत से ही होता है ये सारा सिस्टम। ठीक है, इसमें कोई मना नहीं कर सकता, 1 ने 2 ने मना कर दिया तो वो लगाएंगे ही नहीं उस पर, मतलब क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, सारे के सारे मानेंगे। जिस सलाह पे मान लेते हैं कि A लगाना है, ठीक है, इसके बारे में बात चल रही है, तो ये सारे के सारे कहेंगे और ये भी कहेगा, तब ये सलाह जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तब ये राष्ट्रपति को ये सलाह देंगे और फिर राष्ट्रपति लगाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि 1 मना कर रहा है, 2 मना कर रहे हैं और फिर भी लगा दें उसको, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, कि उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। ठीक है, पूरी तरह से क्लीन चिट। ठीक है, सारे के सारे कह रहे हैं हाँ भाई इसको लगाओ। ठीक है, फिर इसमें सुप्रीम कोर्ट में जज लगने के लिए योग्यता। ठीक है, योग्यता क्या होनी चाहिए, किस आदमी को लगाएंगे हम सुप्रीम कोर्ट में जज, योग्यता। सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त होने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। ठीक है, पहली तो बात है भारतीय होना चाहिए। सबसे पहले एक छोटी सी शर्त तो यही है कि भाई वो भारतीय होना चाहिए, क्योंकि ये संवैधानिक पद है, भारतीय नागरिकों को ही दिया जा सकता है, किसी और को नहीं दिया जा सकता, तो वो भारतीय होना चाहिए, नंबर 1। ठीक है, नंबर 2 है, ठीक है, उसके पास है ना एक्सपीरियंस होना चाहिए हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में 5 साल का, 5 साल का उच्च न्यायालय में 5 वर्ष न्यायाधीश को के रूप में काम करा हुआ होना चाहिए भाई। न्यायाधीश के रूप में काम करा हो उच्च न्यायालय में, किसी उच्च न्यायालय में, एक उच्च न्यायालय में कर रखा हो कोई बात नहीं, लगातार 5 साल कर रखा है, एक से ज्यादा उच्च न्यायालय में कर रखा हो कोई बात नहीं, 5 साल का उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब एक्सपीरियंस कितना है, 5 साल उसने किसी इस सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त होने से पहले उसने किसी भी एक हाई कोर्ट में या एक से ज्यादा हाई कोर्ट में लगातार 5 साल तक काम कर रखा हो एज ए जज। ठीक है, और एज ए जज नहीं कर रखा है, ठीक है, तो 10 साल तक वकील रहा हो, अधिवक्ता रहा हो। कहाँ पर रहेगा अधिवक्ता, ठीक है,
उच्च न्यायालय में, किसी उच्च न्यायालय में 10 साल तक अधिवक्ता रहा हो, ये भी एक शर्त है, ये भी होगा। और फिर चौथी शर्त है राष्ट्रपति की नज़र में, ठीक है, राष्ट्रपति की नज़र में कानून का जानकार है भाई, कानून का जानकार है, अच्छा जानकार है, कानून का पारंगत विधिवेत्ता है, एक तरह से अच्छा वकील, अच्छा एडवोकेट है, कानून की अच्छी समझ है राष्ट्रपति की नज़र में। अब इनमें से अनिवार्य है कौन सा, ये वाला, ठीक है, ये अनिवार्य है, ये होनी ही चाहिए उसके पास, ये योग्यता होनी ही चाहिए, 5 साल हाईकोर्ट में जज वाली योग्यता होनी चाहिए, ये अनिवार्य है, ठीक है। किसके लिए, सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए इतनी योग्यता होनी ही ज़रूरी है, उसके पास इतनी योग्यता होनी चाहिए, ठीक है, ये सारी तो है ही, ठीक है, तो ये ज़रूरी है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई ये नहीं है और बाकी ये चल जाएगा काम, ठीक है, नहीं चलेगा, ठीक है, ये अब ये अनिवार्य है, ये योग्यता होनी चाहिए उसके पास, ठीक है, तो ये उसके पास योग्यता रहेंगी। फिर जब एक बार सुप्रीम कोर्ट में वो जज लग जाएगा, ठीक है, तो उसका कार्यकाल कितना होगा, कितने दिन तक काम करेगा वो, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जज का कार्यकाल, ठीक है, कितना होगा भाई, कब रिटायर होते हैं ये, ऐसा नहीं है कि 5 साल 10 साल 15 साल 65 वर्ष की, ठीक है, उम्र तक, मतलब सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल चीज़ें चल रही हैं सारी की सारी, उस पर कोई एलिगेशन नहीं है, त्यागपत्र नहीं दिया, बीमार नहीं हुआ है या उसको हटाया नहीं गया है, ठीक है, तो वो 65 वर्ष की उम्र तक काम करते हैं, 65 वर्ष की उम्र तक वो अपने पद पर रहते हैं, 65 साल की उम्र तक। और न्यूनतम एज कितनी है, ठीक है, 55, मतलब कम से कम 55 साल का होना चाहिए आदमी, ठीक है, तब सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होगा और 65 साल की उम्र तक वो काम करेगा सुप्रीम कोर्ट में, ये इसका कार्यकाल हो गया, ठीक है। अभी तक हमने 2-3 चीज़ें पढ़ी हैं, राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है ना, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, किसकी सलाह पे करेगा, CJI की सलाह पे, ठीक है, और उसको लगाने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, ठीक है, और काम कितने दिन तक करेगा, ठीक है, 65 वर्ष की उम्र तक, ठीक है। अब है इम्पोर्टेंट चीज़ है इसकी, सबसे इम्पोर्टेंट है इसका, 124 ही पढ़ रहे हैं अभी हम, आर्टिकल 124 ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, आर्टिकल 124 में ही है ये सारी की सारी चीज़ें। इसमें इसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इनको हटाना, इनके पद से हटाना, ठीक है, महाभियोग, इम्पीचमेंट, सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश को उसके पद से किस तरीके से हटा सकते हैं, महाभियोग के द्वारा हटा सकते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज को उसके पद से हटाना है तो क्या प्रक्रिया है भाई, महाभियोग, इम्पीचमेंट की प्रक्रिया है, ठीक है। कहाँ पे दे रखी है, 124 में ही बताई गई है, 124 का पार्ट 5 लगा लो, 124 के पार्ट 5 में ही बताई गई है ये, ठीक है, ठीक है, 4 है या 5 है, ठीक है, 4 है पक्का, चलो देख लेंगे एक बार, ठीक है। 124 ये तो याद रखना ही है, 124, ठीक है, 124 महाभियोग की जो प्रक्रिया है, ठीक है, 124 में बताई गई है, सुप्रीम कोर्ट के जज को अगर आपको पद से हटाना है तो हम उस पर महाभियोग लगेगा। अब ये महाभियोग का प्रोसीजर क्या है, ठीक है, महाभियोग लगाने के लिए क्या क्या कंडीशन है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने कह दिया और महाभियोग लग गया और उसको हटा दिया भाई, ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया पूरी होगी, ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद राष्ट्रपति इनको इनके पद से हटाएगा, तो महाभियोग की प्रक्रिया के बाद, ठीक है, राष्ट्रपति इनको इनके पद से हटाता तो राष्ट्रपति ही है, पर महाभियोग की प्रक्रिया होने के बाद। पर यह प्रक्रिया इतनी ज़्यादा कठिन है कि ये हुई ही नहीं है हमारे देश के इतिहास में या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के इतिहास में, आज तक किसी भी जज को महाभियोग के द्वारा हटाया नहीं गया है। कोशिश हुई है पर यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है, क्योंकि कठिन इतनी ज़्यादा है, ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इसके लिए क्या प्रोसीजर है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ठीक है, क्या आधार होगा, आधार क्या होगा, असमर्थता, ठीक है, इनकैपेसिटी, कि भाई ये अभी इनकैपेसिटी है, अभी ये काम नहीं कर सकता है, या कोई और इस पर एलिगेशन लग गया है, सिद्ध कदाचार हो गया है, ठीक है, कोई करप्शन का चार्ज लग गया है या कोई और चार्ज लग गया है, ठीक है, ऐसा एलिगेशन लग गया उसके ऊपर, ठीक है, तब इन आधारों पर उस पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करी जाएगी। तो ये प्रक्रिया के लिए एक प्रस्ताव लेके आया जाएगा, ठीक है। इन पर महाभियोग की प्रक्रिया, पहला क्वेश्चन ये है छोटा सा कि किस सदन में शुरू हो सकती है, किसी भी सदन में, ठीक है,
और किसी भी सदन का मतलब है राज्यसभा में या लोकसभा। तो महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी सदन में शुरू हो सकती है भाई। ये प्रक्रिया ऐसा नहीं है कि भाई लोकसभा में ही शुरू करोगे आप, ऐसा नहीं है कि राज्यसभा में ही शुरू करोगे, इसको आप कहीं भी शुरू कर लो, ठीक है, लोकसभा में कर लो या राज्यसभा में कर लो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक प्रस्ताव पेश करा जाएगा भाई, प्रस्ताव आएगा, एक प्रस्ताव पेश होगा, कोई भी सदस्य है, ठीक है, कोई भी पार्टी किसी भी सदन में महाभियोग से रिलेटेड एक प्रस्ताव, एक बिल पेश करेंगे, ठीक है, लोकसभा में भी कर सकते हैं, राज्यसभा में भी कर सकते हैं। पर अब ये प्रस्ताव पेश करने की कंडीशन है, अगर ये पेश करना चाह रहे हैं इस प्रस्ताव को, ठीक है, लोकसभा में या पेश करना चाह रहे हैं राज्यसभा में, ठीक है, अगर लोकसभा में पेश करना चाह रहे हैं ना तो 100 सांसदों का, 100 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए, ठीक है, और अगर राज्यसभा में पेश कर रहे हैं तो 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। समझ रहे हो इस बात को, ठीक है। मैंने ये बताया है राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए, सॉरी, मुख्य न्यायाधीश को या न्यायाधीशों को, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए एक प्रक्रिया है महाभियोग, ठीक है, और ये महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी सदन में शुरू करी जा सकती है, ठीक है, किसी भी सदन में शुरू होगी भाई, लोकसभा में भी शुरू हो सकती है, राज्यसभा में भी शुरू हो सकती है। अब ये शुरू करने के लिए क्या है, शुरुआत क्या होगी, एक प्रस्ताव से शुरुआत होगी, एक बिल से शुरुआत होगी, ठीक है, जिसमें इसके ऊपर एलिगेशन लगे हुए हैं कि भाई इन आधारों पर, ठीक है, हम ये प्रस्ताव पेश कर रहे हैं, इसमें महाभियोग का प्रस्ताव, ठीक है। ये प्रस्ताव लोकसभा में भी आ सकता है, राज्यसभा में भी आ सकता है। अगर ये प्रस्ताव लोकसभा में आया, लोकसभा का कोई सांसद लेके आया, तो उसको चाहिए कितने सदस्यों का समर्थन, 100 सदस्यों का समर्थन। और अगर ये राज्यसभा में आया तो उसको कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए, 50 सदस्यों का समर्थन। और इन आदमियों से साइन करवा गए, ये किसको दे देंगे, अध्यक्ष को दे देंगे, ठीक है। इसके बाद ये कहां पर चला जाएगा, ये अध्यक्ष के पास, सभापति या अध्यक्ष, अध्यक्ष कहां पर, लोकसभा में, और सभापति कहां पर, राज्यसभा में, ठीक है। अब अध्यक्ष और सभापति के पास गया है ये प्रस्ताव, ठीक है, उनके पास गया, मतलब यहां तक की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ये सभापति अध्यक्ष के पास पहुंच गया ये। अब सभापति और अध्यक्ष डिसाइड करेंगे ये सही है या गलत है, ठीक है। उनको लगा कि भाई ये ठीक है, इसमें कुछ आधार से लग रहे हैं कि ये ठीक है, इसके ग्राउंड ठीक है, तो वो क्या करेगा, इसको प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। और उसको लगा नहीं ये तो बेवकूफ़ी भरा काम है, ऐसे ही बिना बात में कर दिया, तो वो उसको रिजेक्ट भी कर सकता है। पर उसको लग गया कि भाई इसमें कुछ गुंजाइश है, कि इसमें कुछ ना कुछ बात है, ठीक है, इसमें कुछ फैक्ट हैं, कुछ सच है, ठीक है, तो वो इस सभापति या अध्यक्ष क्या करेगा, फिर उसने जो अगला काम करना ना, उसका अगला काम होगा एक समिति बनाएगा, 3 सदस्यीय समिति का गठन करेगा भाई, 3 सदस्यों की एक समिति बनाएगा। कौन बनाएगा 3 सदस्यों की समिति, सभापति, ठीक है, या अध्यक्ष, ये 3 सदस्यों की समिति बनाएगा। और इस समिति में पता है कौन कौन होगा, इस समिति में कौन कौन होंगे सदस्य, एज सदस्य, या तो CJI होगा, CJI का मतलब क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ही खिलाफ है, मतलब ये भी तो हो सकता है ना कि अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के खिलाफ है महाभियोग का प्रस्ताव, तो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो समिति में अध्यक्ष बन जाएगा। और अगर मान लेते हैं चीफ जस्टिस के ही खिलाफ है तो अन्य न्यायाधीश हो जाएगा, कोई अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश, तो फिर ये आएगा भाई एक सदस्य, तो ये हो गया अध्यक्ष के रूप में, ठीक है, ये अध्यक्ष बन जाएगा इसका। दूसरा, हाई कोर्ट का, किसी भी हाई कोर्ट का, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का, एक क्या होगा इसमें, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी होगा। हाँ भाई, 3 सदस्यीय समिति, 3 सदस्यों की एक समिति बनाएगा, दोबारा फिर बता दूंगा मैं, ठीक है। तो क्या होया, 2 सदस्य हो गए, 3 सदस्य होने हैं, 2 हो गए हैं, एक तो CJI मतलब सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो सकता है, या फिर कोई अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश हो सकता है, ठीक है। अब क्या होया, दूसरा सदस्य किसी भी उच्च न्यायालय का, जो भी मतलब सभापति अध्यक्ष सोच रहे हैं, किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है वो समिति में शामिल हो जाएगा।
उसको ले आएंगे। और तीसरा सदस्य कौन होगा, ठीक है, कोई भी विधि अधिकारी, कोई भी ऐसा विधि का जानकार, कोई भी ऐसा एडवोकेट, ठीक है, जो उनकी नज़र में सही है, ठीक है, कोई भी ऐसा विधिवेत्ता या एडवोकेट या कानून का जानकार। तीसरा आदमी ये हो जाएगा, कोई एडवोकेट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का, ठीक है, या कानून का अच्छा जानकार है इनकी नज़र में। आप ये समझ लो, नॉर्मली से ये समझ लो, 2 तो जज हो गए और 1 हो गया कोई जानकार, कानून का जानकार आदमी। वकील भी हो सकता है, ठीक है, ज़्यादातर वकील ही होंगे भाई कानून के जानकार तो, ठीक है, सोचने की बात है ही नहीं, ठीक है, नहीं, ठीक है। तो क्या है, अब ये 3 आदमी बन गए, ये रिपोर्ट करेंगे, अब ये जांच करेंगे। अब किस चीज़ की जांच करनी है, जो ये प्रस्ताव आया ना, इसमें जो एलिगेशन लगे हुए हैं, इन एलिगेशन की जांच करेंगे ये, कि ये एलिगेशन सही है या गलत है, जो भी है इनको जांच करनी है। अब इन 3 आदमियों को, ये 3 आदमी जांच करेंगे, फिर ये जांच के बाद अपनी रिपोर्ट देंगे वापिस। ये अपनी रिपोर्ट दे देते हैं किसको, सभापति या अध्यक्ष को। ये अपनी रिपोर्ट दे देंगे सभापति या अध्यक्ष को। समिति रिपोर्ट कोई आदमी किसको करेगा, जो आदमी उसका गठन करेगा, ठीक है। इनका गठन किसने करा, सभापति ने या अध्यक्ष ने। इसने 3 सदस्यों की समिति बनाई है, तो ये जांच करी इन्होंने, क्या भाई ये सही है या गलत है, जो आरोप लगे हैं या सही है या गलत है। अब इन्होंने पाया कि ये जो आरोप लगाए गए हैं ये गलत हैं। इन्होंने ऐसा पाया जांच रिपोर्ट में कि जो आरोप लगाए गए हैं ये गलत हैं, ठीक है। तो कोई बात ही नहीं है, खत्म हो गया मामला, यहीं के यहीं ड्रॉप हो जाएगा, आगे बढ़ेगी नहीं कार्रवाई। अगर इनकी रिपोर्ट में आ गया कि भाई ये आरोप जो है गलत हैं, तो खत्म, प्रस्ताव यहीं पर खत्म। और अगर इन्होंने कह दिया नहीं भाई, ठीक है, ये आरोप तो सही है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है, इन्होंने पाया आरोप जो भी है, जांच करी, इन्होंने जांच रिपोर्ट में कह दिया ये आरोप सही है, ठीक है, तो अध्यक्ष या सभापति अब आगे कार्रवाई बढ़ाएगा। और आगे ही कार्रवाई क्या होती है, आगे ही कार्रवाई होती है उस प्रस्ताव पर वोटिंग करवाएंगे, ठीक है। अब अगली कार्रवाई क्या होगी, इसके ऊपर वोटिंग होगी, ठीक है। किसमें वोटिंग होगी, ठीक है, लोकसभा में अगर शुरू हुआ है तो पहले लोकसभा में, राज्यसभा में शुरू हुआ है तो राज्यसभा में। अब उस प्रस्ताव पर वोटिंग होगी, ठीक है। वोटिंग का मतलब है उस पर सदस्य जो भी होते हैं ना, मान लो लोकसभा में 550 सदस्य हैं, तो उन सब से वोट करवाया गया, ठीक है, या उस टाइम पर जितने भी उपस्थित हैं उन सब से वोट करवाया गया। भाई अब प्रस्ताव को फेल या पास करना है, अब या तो इसको फेल करना या पास करना, अब सदस्यों से पूछा जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये रिपोर्ट सारी चीज़ें होगी, अभी इन सदस्यों से पूछा जाएगा भाई बताओ। और पूछने का मतलब ये है कि उनसे वोट करवाई जाएंगी। अब वोटिंग होगी, और वोटिंग में अब प्रस्ताव को फेल पास करवाया जा रहा है, पर प्रस्ताव को फेल पास करवाने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए, ठीक है, 2/3 बहुमत, उपस्थित व मतदान करने वालों का बहुमत, ठीक है, और कुल सदस्यों का बहुमत, ठीक है। इस तरह से आप बस इतना याद कर लो कि 2/3 बहुमत चाहिए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ जो महाभियोग का प्रस्ताव था, उसको किसी भी सदन में पास होने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। अब एक सदन से पास हो गया, हम ये मान लेते हैं, उसमें वोटिंग हुई है, ये वोटिंग कहाँ पर हुई है, लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा ने पास कर दिया 2/3 बहुमत से। अब ये भेजेंगे कहाँ पर, राज्यसभा में, ठीक है, राज्यसभा में भी सेम है 2/3 बहुमत, यहाँ भी 2/3 बहुमत से पास होना पड़ेगा इसको, ठीक है। अब ये दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से पास हो गया। अब लास्ट में किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति इस पर साइन करेगा और इनको हटा देगा इसके पद से, बस ये प्रक्रिया है, ठीक है, यहाँ से पास होने के लिए। पर यहाँ पे एक चीज़ और भी है, जो कंडीशन है, ठीक है, जो कंडीशन और जो पूरी होनी जरूरी है, और वो पूरी हुए बिना ये पास नहीं हो सकता, वो ये दोनों सदनों से, ये 2/3 बहुमत से जो पास हुआ है ना, ये दोनों सदनों से एक ही सत्र में, एक ही सेशन में ये कंप्लीट होना चाहिए भाई। ये सारा प्रोसीजर, जो भी प्रोसीजर है ना, ये सारा का सारा एक ही सेशन में कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। ये पूरी प्रक्रिया एक ही सेशन में कंप्लीट होनी चाहिए, और ये प्रक्रिया एक सेशन में कंप्लीट होनी मुश्किल है। जैसे अभी हमारा जो खत्म हो गया एक सेशन, जो मानसून सेशन था, इसी सेशन में किसी पर आरोप लग गया, ठीक है, इस सेशन में आरोप लगने के बाद भाई उसकी समिति भी गठित होगी, उसमें ही लगने के बाद उसमें वोटिंग भी होगी, सब कुछ हो गया, तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो एक ही सत्र में ये पूरी की पूरी प्रक्रिया लगा लो, एक ही सेशन में कंप्लीट होनी जरूरी है, ठीक है। तो इस वजह से ये ना काफ़ी ज़्यादा जो है, काफ़ी ज़्यादा प्रोसीजर है ये इसको हटाने का। तो यही कारण है कि आज तक किसी भी सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जज को हटाया नहीं जा सका है, ठीक है। ये समझ में आया है कुछ, या दोबारा फिर से कराएं भाई, इन चीज़ों को दोबारा फिर से करें। हाँ भाई, अमेंडमेंट किसमें,
ये सारी प्रोसीजर कि इसको बदल के आसान कर दें, ऐसा कुछ इसका टाइम पीरियड बढ़ा दें। ठीक है नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट इसको जीरो कर देगा। वो कहेगा कि भाई हमारे अधिकार क्षेत्र में आप जो ना दखल अंदाजी कर रहे हो। ठीक है कि ये जो संविधान की जो मूल भावना है ना, जो संविधान का जो मूल भावना है आप उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हो। ठीक है न्यायपालिका की स्वतंत्रता पे आप चोट मार रहे हो, तो ये जीरो है। ठीक है ये मूल भावना है तो इसको जीरो कर देगा। ऐसा प्रस्ताव लेके भी आएंगे तो ऐसा करने नहीं देगा। और ऐसा केशवानंदन भारती मामला है कि सुप्रीम कोर्ट का ठीक है केस है, उसमें ये चीज़ कह रखी है कि संविधान की जो मूल भावना है आप उसमें संशोधन नहीं कर सकते हो। ठीक है मतलब संविधान में कोई भी संशोधन हो सकता है, पर मूल भावना जो संविधान की है उसमें संशोधन नहीं करा जाएगा। वो कुछ भी कर देगा। जैसे अभी 99वां संविधान संशोधन करा था सरकार ने, बताया था मैंने आप लोगों को। 99वां संविधान संशोधन करा था सरकार ने, वो 2015 में शायद। ठीक है उसमें क्या था, उसमें ये था कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट में जज लगाने के लिए ना, ठीक है एक राष्ट्रीय न्याय नियुक्ति आयोग बनाएंगे। जो जजों की नियुक्ति है वो न्याय नियुक्ति आयोग करेगा। जैसे अभी एसएससी करती है, HSSC करती है, UPSC करती है। ठीक है अलग अलग जो नौकरियों का सिलेक्शन अलग अलग वो है हमारे पास। ठीक है तो इसी तरीके से एक डिपार्टमेंट अलग ही बनाने की बात करी थी कि भाई एक राष्ट्रीय न्याय नियुक्ति आयोग बनाएंगे। वो क्या करेगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज लगाएगा वो। ठीक है तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, उसको जीरो कर दिया कि नहीं कर सकते। ठीक है तो ऐसा है। ठीक है दोबारा बताने की ज़रूरत हो तो बताओ, दोबारा बात करते हैं। या समझ में आ गई है सारी की सारी प्रोसीजर। ठीक है शुरू से लेकर लास्ट तक एक बार दोबारा बता देता हूँ, एक बार बता देता हूँ जल्दी से। ठीक है क्या है, लिखने विखने में कोई बालक रह गया हो, लिखता रहा हो बैठ के क्लास में, अब की बार ध्यान से सुन लो इन चीज़ों को। ठीक है राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए क्या प्रक्रिया है, महाभियोग की प्रक्रिया। ठीक है ये कहाँ पे शुरू हो सकती है, किसी भी सदन में, लोकसभा में भी शुरू हो सकती है, राज्यसभा में भी शुरू हो सकती है। ये प्रक्रिया महाभियोग की कहीं भी शुरू हो सकती है। ये प्रक्रिया शुरू करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रस्ताव पेश करना पड़ेगा। ऐसा प्रस्ताव लोकसभा में भी आ सकता है, राज्यसभा में भी आ सकता है। लोकसभा में आया तो 100 सदस्यों का समर्थन चाहिए, राज्यसभा में आया तो 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए। इनके समर्थन के बाद ये प्रक्रिया पूरी करने के बाद इसको सभापति को दे देंगे या अध्यक्ष को दे देंगे। अध्यक्ष क्या करेगा, एक 3 सदस्य की समिति बनाएगा। इस समिति में कौन कौन होगा, CJI होगा या कोई दूसरा न्यायाधीश होगा। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो सकता है। ठीक है या कोई विधिवेत्ता हो सकता है, कोई अधिवक्ता हो सकता है, जो भी कानून का जानकार हो वो आदमी होगा। ये जांच करेंगे। जांच में या तो ये उसको दोषी पाएंगे उस जज को जिसके खिलाफ महाभियोग लग रहा है, या उसको क्लीन चिट देंगे। अगर उन्होंने क्लीन चिट दे दिया ठीक है तो वो खत्म हो गया प्रोसीजर। और अगर इन्होंने कह दिया भाई जांच में दोषी है ये हो, तो अध्यक्ष और सभापति फिर उसको आगे प्रोसीजर के लिए बढ़ाएंगे और उसको वोटिंग करवाएंगे। ठीक है वोटिंग लोकसभा में होगी तो प्रस्ताव, ऐसा प्रस्ताव किस बहुमत से पास होना चाहिए, 2/3 बहुमत से। फिर यहाँ से पास होगा दूसरे सदन में जाएगा, कितने बहुमत से पास होना चाहिए, 2/3 बहुमत से। इनके बाद फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा। ठीक है और राष्ट्रपति उस पर साइन करेगा और उस दिन के बाद से ये लगा लो कि वो आदमी सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जज नहीं रहेगा। ये महाभियोग की प्रक्रिया सेम ये हाई कोर्ट के जज के लिए भी है, सेम ही हाई कोर्ट के जज के लिए है। और ये प्रक्रिया जो है किस में होनी चाहिए, एक ही सत्र में पूरी होनी चाहिए। ये प्रक्रिया एक ही सेशन में पूरी होनी चाहिए। ये चीज़ है। क्लियर है भाई। ठीक है ओके। आर्टिकल 125 इसमें क्या बताया गया है, आर्टिकल 125 इसमें है वेतन। सुप्रीम कोर्ट में ठीक है 2 टाइप के जज होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति बोला जाता है इनको, माय लॉर्ड होते हैं ये। ठीक है 2 टाइप के जज होते हैं, एक तो होगा मुख्य न्यायाधीश और दूसरे होते हैं भाई अन्य न्यायाधीश। ठीक है तो आर्टिकल 25 में इनके वेतन के बारे में बात करी गई है। आर्टिकल 25 जो है 125 है, इनके आर्टिकल की बात करता है, इनके वेतन की बात करता है। कितना वेतन दिया जाएगा मुख्य न्यायाधीश को, 2,80,000। ठीक है 2,80,000 रुपये का वेतन है भाई किसका, सुप्रीम कोर्ट के जज का। ठीक है
इसके बाद 30,000 रुपये कम कर दो, 2,50,000 रुपये, 2.5 लाख रुपये, ये वेतन है अन्य न्यायाधीशों का। ठीक है, ये वेतन दिया जाएगा। और जो ये वेतन है ना, जो हमें याद कर रखना है इस चीज़ में, जो ये याद रखना है, ये भारत की संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजों का जो वेतन है भारत की संचित निधि पर भारित होता है भाई, भारत की संचित निधि से दिया जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिया जाता है ये। ठीक है, और इसमें से इस पर भारित होता है, एक तरह से ये लगा लो, इस पर भारित होता है, चार्ज होता है इस पर। ठीक है, इसमें से ही दिया जाएगा। तो इस पर जो वेतन इस पर भारित होते हैं ना, ठीक है, उसकी खास बात ये होती है कि जो भी वेतन इस पर भारित कर दिया ना, घोषित कर दिया संसद ने, ठीक है, बिल पास करके, उस पर संसद में वोटिंग करवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसमें संसद में वोटिंग करवाने की जरूरत नहीं है, बस वो खर्चा चलता रहेगा, ना उसका कभी कोई ऑडिट होगा। ठीक है, ना उसका कोई ऑडिट होना है भाई, कितना गया कितना रह गया। ठीक है, ये मतलब ये तो करना ही करना है, ये तो होना ही है, इसमें कोई वोटिंग की जरूरत नहीं होती है। देखो, हमारा सारा का सारा पैसा, सरकार का सारा पैसा इस अकाउंट में रहता है, भारत की संचित निधि में, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, यहाँ पर रहता है। इसमें से कोई भी पैसा अगर आपको निकालना है, कोई भी पैसा इसमें जमा करवाना है, ठीक है, तो उसके लिए संसद से बिल पास करवाना जरूरी है, उसके लिए संसद से बिल पास करवाना जरूरी है। ठीक है, संसद से बिल पास करवाओ, संसद से मंजूरी लो, और फिर आप इसमें से पैसे निकालो या इसमें पैसे डालो। ठीक है, एक तरह से। अब मान लेते हैं संसद से बिल तो पास करवाना पड़ेगा निकालने के लिए, कोई भी पैसा निकालने के लिए, 1 रुपया भी निकाल रहे हो तो बिल पास करवाओ। पर ये संचित निधि पर भारित होने का फायदा ये होता है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो खर्चे हैं ना, सारे के सारे जो सुप्रीम कोर्ट के जजों के वेतन और दूसरे खर्चे, वो संचित निधि पर भारित हैं। तो ऐसे खर्चों के लिए यहाँ पे से पैसे निकालने के लिए वोटिंग करवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इनके जो खर्चे होंगे वो संचित निधि में से होंगे, पर उस पर वोटिंग नहीं होगी, उस पर वोटिंग करवाने की जरूरत नहीं होती है। ये फायदा होता है इस पर भारत की संचित निधि पर भारित होने का। ठीक है, खर्चों का भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है। ठीक है, उस पर भारित है ये संचित निधि पर। ठीक है, ओके, क्या टाइम हो गया भाई? ठीक है, कर दे आपकी